गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू जीएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रिजाइम था पहले वाला, यानी कि अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम, उसमें किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया जाता था। और अब जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो जीएसटी लॉज के अंडर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस तरह से अवेल किया जा सकता है, किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, वो अब हम जीएसटी के अंडर लिए जाने वाले आईटीसी के बारे में इन वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जानना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब। सबसे पहले बात आती है इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स का मतलब ऐसा कोई भी टैक्स, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, स्टेट टैक्स हो या इंटर स्टेट टैक्स हो या कोई यूनियन टेरिटरी का टैक्स हो, जिनको हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के नाम से पढ़ा हुआ है। अगर ये सभी टैक्सेस या इनमें से कोई भी टैक्स गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है और ऐसा टैक्स कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर पे करता है, तो इस तरह से दिए जाने वाले सभी टैक्सेस को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा उसके द्वारा की गई आपूर्ति यानी कि माल या सेवाओं की सप्लाई से संबंधित अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का टैक्स दिया है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या यूटीजीएसटी हो, इस तरह से दिया गया कोई भी चार्ज उसका इनपुट टैक्स कहलाता है। इस टैक्स में हम रिवर्स चार्ज बेसिस पे दिए गए टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे, जिसको हमने आरसीएम के टर्म में पढ़ा था। आरसीएम भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में इंक्लूड होगा। और साथ में अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की हैं तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी हमने आईजीएसटी लगाया था। तो ऐसे इंपोर्टेड गुड्स पे जिन पे आईजीएसटी दिया गया है, उन पे भी हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या आईटीसी में हर चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो ऐसा टैक्स वो ऑलरेडी एक रिलैक्स्ड टैक्स रेट पे किया गया है। तो जो रिलैक्सेशन आप पहले ही कंपोजिशन स्कीम के अंडर ले चुके हो, दोबारा से उसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेलेबल नहीं कर सकते। जीएसटी रिजाइम में, यानी कि जब से जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जीएसटी लॉ में क्रेडिट जो आप देंगे, यानी कि टैक्स में जो आप छूट देंगे या आपको जो कम टैक्स पे करना है, वो क्रेडिट आपको कैसे दी जाएगी? वो आपको केंद्र सरकार देगी, जो कि आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए देगी। अगर आप स्टेट लेवल पे बात करते हो तो स्टेट लेवल के लिए एसजीएसटी चार्ज होता है और आईजीएसटी इसके लिए आपको रिलैक्सेशन देगी। लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी को एक दूसरे के अगेंस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उसके लिए हम आईजीएसटी लगाते हैं, और अगर इंटर स्टेट ना हो के इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन स्टेट आप सेल कर रहे हो, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक दूसरे के अगेंस्ट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं जीएसटी एरा से पहले वाले टाइमिंग्स की, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम जो जीएसटी से पहले इम्प्लीमेंट था, वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट जिसको गवर्न करती थी, जिसको चलाती थी, इसके अंडर सेनवेट क्रेडिट रूल्स चला करते थे। CENVAT सेनवेट क्रेडिट रूल्स थे, 2004 में ये बनाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग स्टेट लेवल पे हम वैट लगाते थे, सेंटर लेवल पे तो हम सेनवेट लगाते थे। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हो तो हम सेनवेट लगाते थे। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पे गुड्स को सेल कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स उसके ऊपर वैट लगाती थी। वैट का जो नियम था, वैट लेजिस्लेशन, इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलाउ तो किया, लेकिन किन पे? इनपुट्स पे और कैपिटल गुड्स पे, लेकिन वो जो कि विद इन स्टेट हो रही थी। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सेल कर रहे हो
तब आपको वैट का आईटीसी नहीं मिल रहा था। अगर आप सैनवेट के क्रेडिट रूल्स की बात करते हो तो उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट या तो जो आपने पे किया है या जो आपका अभी टू बी पेड है, इस तरह के टैक्सेस के लिए हम आईटीसी को अवेलेबल कर सकते थे। अब ये तो था हमारा ट्रेडिशनल टाइम कि हम जीएसटी से पहले क्या करते थे, ये मैंने सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए बताया था। अब जो हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट होता है कि हमने जीएसटी रिजाइम में आईटीसी कैसे क्लेम करना है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो जीएसटी रिजाइम में इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स की तरह ही है, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाएगा। जब आप गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो एक पर्सन से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, जैसे मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, देन रिटेलर टू अगेन शॉपकीपर एंड देन शॉपकीपर टू फाइनली कस्टमर। तो इतनी सारी स्टेजेस में से होके जब कोई गुड या सर्विस निकलती है तो हमने कहा कि हर स्टेज पर उस पर कुछ ना कुछ उसके प्राइस में इंक्रीमेंट किया जाएगा, कुछ ना कुछ प्राइस को बढ़ाया जाएगा, इसलिए हम उसको वैल्यू एडिड कह रहे हैं। जितनी वैल्यू हमने ऐड की उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स भी लगाते जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स ही है। जब हम जीएसटी में वैल्यू एडिड टैक्स की बात करेंगे, इसका मतलब इनपुट टैक्स इज a collection of tax at all points in the supply chain. Either they are normal goods or capital goods. तो आप किसी भी तरह की सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सामान्य माल और सेवाएं हैं या फिर वो पूंजीगत वस्तुएं हैं, तो भी उन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं। तो आपने जब टैक्स का क्रेडिट लेना है तो इसके लिए हम इनवॉइस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे बिल पे लिखा गया है, जो हमने अपने बीजक पे इनवॉइस पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स को चार्ज करेंगे। यानी कि आपका एक पॉइंट तो हो गया कि आपने जब गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया तो आपने उस टाइम कितना टैक्स पे किया, या फिर आपने जब उसको बेचा तो आपने कितना टैक्स लिया। यानी कि फर्स्टली जो आपको जब आईटीसी के लिए कोई पर्सन फर्स्ट टाइम क्लेम करेगा तो उसकी कंडीशन रहेगी कि उसने गुड्स और सर्विसेज को जब भी रिसीव किया तो उसने कितना टैक्स पे किया। अब जितना टैक्स पे उसने किया है वो उसको कहीं ना कहीं सेट ऑफ कर सकता है जब भी वो उन गुड्स या सर्विसेज को आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस की फर्दरेंस के लिए उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को जब बेचता है, बेचने से जो टैक्स आएगा उससे वो अपने द्वारा दी गई गुड्स के ऊपर जो पहले उसने रिसीव की थी उनके ऊपर वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। अब हम बात करेंगे जीएसटी में। जीएसटी में एक सप्लाई चेन चलता है, यानी कि जब भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो हम एक सप्लाई चेन की बात करेंगे, यानी कि गुड्स बार बार वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब आपकी मूव हो रही हैं तो हमने कहा कि सप्लाई का एक चेन बन रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू फाइनली कस्टमर। तो हमने कहा कि हर स्टेज में सप्लाई आपकी कंटिन्यू हो रही है, एक चेन बन रहा है। ए ने जब बी को दिया तो ए आईटीसी मांगेगा, बी ने सी को दिया तो बी आईटीसी के लिए क्लेम करेगा, सी डी को दे रहा है तो सी मांगेगा। लास्ट में जब कस्टमर के पास जो भी डिलीवर कर रहा है तो लास्ट वो सप्लाई जहाँ आके रुक जाती है वहाँ पे वो लास्ट डीलर या लास्ट सेलर भी उसके ऊपर आईटीसी क्लेम करना चाहता है। तो हम कहेंगे जीएसटी में जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो एक सप्लाई चेन चलता है, उस सप्लाई चेन के अंडर ही हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे अगर कोई सप्लाई आपने कंपोजिशन स्कीम में की है तब आईटीसी आप नहीं ले सकते हो। अगर किन्हीं सप्लाई पे यानी किन्हीं गुड्स या सर्विसेज पे हम टैक्स लगा ही नहीं रहे हैं, जीएसटी लग ही नहीं रहा है, एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, तो ऐसी गुड्स की सप्लाई पे भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जीएसटी रिजाइम का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है हमारा आईटीसी। सीजीएसटी एक्ट में जब जीएसटी एक्ट बनाया गया तो उसके साथ जब सीजीएसटी एक्ट बनाया, सीजीएसटी एक्ट में नॉर्मल इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज यानी कि नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल गुड्स,
तो इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया, दोनों के लिए सेम टैक्स का रेट इम्पोज किया गया और सेम आईटीसी के प्रोविज़न भी सेम बनाए गए, चाहे वो गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए हो। तो सीजीएसटी एक्ट ने कहा कि कोई भी सप्लायर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो उसके लिए हमने गुड्स और सर्विसेज को कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी यानी कि आईटीसी के लिए हम कैसे देख सकते हैं, हम नॉर्मल सी बात करेंगे। अगर कोई सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है तो हम उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर मेरी सप्लाई टैक्सेबल तो है लेकिन वो हमारी जीएसटी रेंज में टैक्सेबल नहीं है, दैट इज़ एग्जम्प्ट सप्लाई। जैसे आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, आप जीएसटी लगा ही नहीं रहे हो, तो उसके ऊपर हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। फोर्थ है ऐसी टैक्स की ऐसी सप्लाई जो ज़ीरो रेटेड है, यानी जिन पे हमारा टैक्स ही 0% लग रहा है लेकिन वो जीएसटी रेंज में तो है, क्योंकि हमने कहा था हम 4 स्लैब्स की बात करते हैं, 5, 12, 18 एंड 28, बट देयर इज़ अनदर स्लैब दैट इज़ कॉल्ड 0%। इट मीन्स आप सप्लाई तो कर रहे हो, वो सप्लाई टैक्सेबल है लेकिन उसके ऊपर 0% टैक्स लग रहा है। तो जब हमने ऐसी सप्लाई को रिसीव किया था तो सप्लायर उस सप्लाई को रिसीव करते टाइम जो उसने टैक्स पे किया था, उस पेड टैक्स के रिगार्डिंग वो सप्लायर आईटीसी को क्लेम कर सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 62 कहता है कि इनपुट टैक्स किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी है, वो उस पर्सन के ऊपर लगेगा जो भी उसने सप्लाई की है। और इसमें हम इंक्लूड क्या क्या करेंगे, पहला जैसे जितने भी आपने टैक्सेस दिए हैं उन सबको इंक्लूड कर दो, प्लस कोई रिवर्स चार्ज का है तो वो इंक्लूड कर दो। अगर कोई आईजीएसटी पे किया है तो आप उसको इंक्लूड कर दो। आईजीएसटी कब लगता है, या तो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो। इन सब केसेस में आप टैक्स जो पे करेंगे उसको हम इनपुट टैक्स बोलेंगे। जब हम इनपुट टैक्स ले रहे हैं लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं करना, कोई कंपोजिशन लेवी है तो उसको इंक्लूड नहीं करना। इसके पॉइंट्स आते हैं, देखिए पहला हमने कहा कि आईजीएसटी, पहला हमने आईजीएसटी लगाया अगर इंपोर्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं तो। दूसरा हमने सप्लाई जब पढ़ा था, हमने प्लेस ऑफ सप्लाई भी पढ़ा हुआ है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी पढ़ा है। तो उसमें हमने कहा था कि जब हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो हमने रिवर्स चार्ज बेसिस की भी बात की थी, रिवर्स चार्ज। तीसरा हम कहते हैं कि अगर कोई टैक्स आपने सेक्शन 5 के अंडर पे करना है जिसमें रिवर्स चार्ज आईजीएसटी के अंदर आता है, हमने तो भी उसको इनपुट टैक्स में इंक्लूड करना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज के जितने भी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करने हैं इनपुट टैक्स काउंट करते टाइम। सबसे लास्ट, तो आपने अब जब यूटीजीएसटी देखना है तो इसके भी सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, चाहे कोई सप्लाई आपकी नॉर्मल सप्लाई हो, आपकी डीम्ड सप्लाई हो, कोई भी सप्लाई जो बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए की जाती है, उसके लिए आपने जो भी टैक्स पे किया है उस पेड टैक्स के रिगार्डिंग आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने इंक्लूड करने हैं। अब बात आता है कि आपने इंक्लूड क्या नहीं करना, डज नॉट इंक्लूड। कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने टैक्स पे किया है तो ऐसे पेड टैक्स के लिए आप अब आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका रीज़न है कि कंपोजिशन स्कीम में आप ऑलरेडी एक छोटे कस्टमर, छोटे मैन्युफैक्चरर की तरह काम करते हो। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए हमने ऑलरेडी कम टैक्स की रेट्स लगाई हुई हैं, इसलिए उनके ऊपर आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमने क्या किन चीज़ों पे लगाना है, किस तरह से लगाना है, हमने कौन से टैक्सेस को इंक्लूड करना है, किन टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना। अब फिर से सेक्शन 2 के सब सेक्शन 63 में फिर से डिफाइन किया गया है
कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। अब तक आपने पढ़ा इनपुट टैक्स, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। ये कहते हैं इसका मतलब इनपुट टैक्स का कोई भी क्रेडिट लेना, यानी किसी भी दिए गए टैक्स को वापस अपने खाते में जमा करना, जो कि आप नॉर्मल क्रेडिट सेंस में बात करते हो। यानी जो टैक्स ऑलरेडी पेड है उसकी रिलैक्सेशन ले लेना, वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। स्टूडेंट्स, ये बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि जो भी टैक्स आपने पे किया है उस पेड टैक्स के लिए रिलैक्सेशन ले लेना ही हमारा आईटीसी कहलाता है। अगर आपको एक लाइन में इस चीज़ को समझना हो तो। उसके बाद द मीनिंग ऑफ आईटीसी इंक्लूड्स, ये कह रहा है आईटीसी के मीनिंग में दो चीज़ें आएंगी, इनपुट और टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट तो हमारे कोई भी मटेरियल या सर्विसेज हो गई, जो भी कोई सप्लायर एक्वायर करता है, यानी कोई सप्लायर जिनको या तो बेच रहा है या बना रहा है या प्रोवाइड कर रहा है। जब वो उनको प्रोवाइड करेगा तो बिजनेस की फर्दरेंस के लिए ही तो प्रोवाइड करेगा, तो वो उसका आउटपुट बन जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा इनपुट, यानी कि किसी व्यक्ति ने, जो कि रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसने कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव की हैं, उनको वो अपने पास ही नहीं रख रहा बल्कि आगे दे रहा है, जिससे वो अपने बिजनेस को चला रहा है। तो उनसे संबंधित जो भी टैक्स उसने पे किया वो आपका इनपुट टैक्स। जो जिन गुड्स को रिसीव किया दे आर इनपुट्स, उनके ऊपर जो टैक्स पे किया इनपुट टैक्स। अब बात आती है आपके पास क्रेडिट की, टैक्स क्रेडिट, यानी कि ऐसा टैक्स का अमाउंट जो कोई टैक्सेबल पर्सन जिसको रिड्यूस कर सकता है। यानी कि जब किसी सप्लायर ने कोई टैक्स पे करना है तो वो उस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है। टैक्स क्रेडिट क्या है? व्हेन ए पर्सन अमाउंट ऑफ टैक्स ए पर्सन इज एबल टू रिड्यूस, कोई पर्सन जब अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है उसने जो भी पे करना है। यानी कि जब भी कोई सप्लायर टैक्स पे करेगा तो उसने जो पहले पे कर दिया प्रीवियसली टैक्स पेड को वो डिडक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल अभी करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं जब भी कोई व्यक्ति फिर वो टैक्स देगा तो वो अपनी ऑलरेडी पेड टैक्स लायबिलिटी को डिडक्ट कर लेगा जो उसने परचेजिंग के टाइम पे करी थी। आईटीसी का मतलब अब इसने कहा सेटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय सप्लायर अगेंस्ट अमाउंट ऑफ हिज आउटपुट टैक्स। इट मीन्स किसी व्यक्ति ने इनपुट के टाइम पे जो टैक्स दिया था और फिर आउटपुट के टाइम पे जो वो टैक्स देगा, तो इन दोनों का डिफरेंस को वो क्लेम कर सकता है। इस ऐसा करके दोनों के डिफरेंस को निकाल के वो एडिशनल पे किए गए टैक्स को अब क्लेम कर सकता है। इसी को हम आईटीसी कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि ये देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि किसी व्यक्ति ने अपने आउटपुट पे जो टैक्स दिया है, इनपुट पे जो टैक्स दिया है, आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट वाले टैक्स को वो एडजस्ट कर लेगा, तो ये हमारा आईटीसी कहलाएगा। एग्जाम्पल है एबीसी रेडीमेड गारमेंट की कोई फॉर्म है जो कि इनपुट के लिए पॉलिएस्टर खरीद रही है। तो पॉलिएस्टर जब उसने खरीदा है मिस्टर एक्स से, तो सप्लायर एक्स और रिसिपिएंट एबीसी, इनपुट खरीदा इन्होंने 200 रुपये का, इनपुट आ गए 200 के। तो साथ में सीजीएसटी दिया, इसका मतलब ये इंटर स्टेट है, एक ही राज्य के हैं ये दोनों। सीजीएसटी दिया है इसने 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उसने सीजीएसटी 10% के हिसाब से पे किया है, तो 200 का 10% दैट इज़ 20। तो अब जो इस इनपुट का प्राइस अब उसको मिलेगा, रिसिपिएंट को कितने में मिलेगा? 200 प्लस टैक्स, यानी कि इंक्लूडिंग टैक्स कितने में वो खरीदेगा? 220 में। अब बात आती है, ये जो गारमेंट कंपनी है, ये गारमेंट कंपनी ने आगे इस प्रोडक्ट को बेचा 400 में, खरीदा था 200 में इनपुट, खरीदने के बाद प्रोसेसिंग की होगी, जब वो अब बेच रहे हैं तो वो 400 में बेच रहे हैं। तो ये देखिए 400 रुपये में वो बेच रहे हैं प्लस टैक्स। टैक्स कितना लगा रहे हैं? जो उन्होंने 200 का ख़रीदा था, अब कह रहे हैं जब ये गारमेंट कंपनी बेचेगी तो टैक्स लगाएगी जीएसटी 12%। तो 400 का 12%, ये आ गया हमारे पास 48। अब बात किसकी हो रही है? हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो आउटपुट टैक्स
आउटपुट टैक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट टैक्स की। ये जो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले इन्होंने खरीदा 200 रुपये का, 20 रुपये टैक्स दिया, तो ये हो गया फर्स्ट इनपुट टैक्स। कितना? 20 जो पे किया था। दूसरी बात करते हैं आउटपुट टैक्स की। अब जब इसने प्रोसेसिंग के बाद बेचा तो 400 का बेचा 12% टैक्स लगा के, तो 400 का जब हमने 12% निकाला तो हमारे पास कितना आया बच्चे? दैट इज़ 48 हमारा आउटपुट टैक्स। अब देखो उसने 48 रुपये अब टैक्स देना है, जिसमें से वो 20 तो ऑलरेडी खरीदते टाइम दे चुका है, तो क्या वो बार बार टैक्स दे? नो। पहले ऐसा होता था इसलिए लागतें भी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जीएसटी कहता है कि अगर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदे हैं और उन रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो अब जब उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश्ड गुड्स बना के बेचोगे तब आप उसका दोबारा से सारा टैक्स भी उसकी लागत में इंक्लूड नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपकी उस गुड्स या सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए अब हमने कहा उसने जो देना था 48, जिसमें से 20 तो वो दे चुका है। अब जो उसने देना है वो कितना देना है? नेट टैक्स पेबल इज 28। आपके पास ये 28 कहाँ से आया बच्चे? ये 28 हमारे पास कहाँ से आया? ये आया हमारे पास 48 जो हमने अब देना है माइनस 20 जो हम पे कर चुके हैं, बचा हुआ मेरे पास आया था 28 जो मैं अब पे करूँगी। ठीक है बच्चे यहाँ तक? फिर उसके बाद अब बात आई उसने जो वो 20 रुपये पहले दिया वो उसने वापस भी तो लेने हैं, तो नेट टैक्स पेबल मैंने 3 ये कह दिया, तो 4th पॉइंट पे मैं कहूँगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो 20 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका था इनको वो वापस क्लेम कर लेगा। अब जो उसने टैक्स देना है वो कितना है? 48 माइनस 20 दैट इज़ 28 रुपीज़ उसने अब और देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे साथ में ये कह सकते हैं कि जो 20 रुपीज़ हम पहले टैक्स के दे चुके हैं वो अब हमारा आईटीसी बन जाएगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। टोटल 48 रुपीज़ जो चार्जेस मैं अब पे कर रही हूँ टैक्स के, जिसमें से 20 जो ऑलरेडी पेड हैं उनको माइनस कर देंगे। यही है कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। हमने जो अभी इसकी मीनिंग में पढ़ा दैट वाज ए टैक्सेबल पर्सन कैन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि अपने इनपुट टैक्स से अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को वो कम कर सकता है, जो कि हमारा एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिट है। जैसे 48 जो उसका आउटपुट टैक्स है, अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को कोई टैक्सेबल पर्सन कम कर सकता है अपने इनपुट टैक्स से। इनपुट टैक्स जो वो 20 रुपये रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी दे चुका है, अब 20 ऑलरेडी पेड रुपीज़ से वो अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो ये हमने कहा कि उसने यहाँ पे अब 20 रुपये का टैक्स क्रेडिट ले लिया और 28 रुपीज़ अब उसके टैक्स पेबल अमाउंट है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर आईटीसी का इंट्रोडक्शन ये हमने किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कोई व्यक्ति किस तरह से और किन शर्तों को पूरा करके आईटीसी को ले सकता है।